हेलो। 1857 1857 ये सिर्फ एक साल नहीं है। ये इंडियन हिस्ट्री का वो टर्निंग पॉइंट है जहां ना सदियों से जो गुस्सा दबा हुआ था वो एकदम ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। अब देखिए, कुछ लोग इसे कहते हैं कि ये बस एक सिपॉय म्यूटिनी थी, आम सा सिपाही विद्रोह, और कुछ कहते हैं कि नहीं, ये तो इंडिया की आज़ादी की पहली लड़ाई थी। तो सच क्या है? चलिए आज इस हिस्टोरिक इवेंट की हर एक परत को खोलते हैं और इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हमारा प्लान क्या है? देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस विद्रोह की जमीन, इसका फाउंडेशन कैसे तैयार हुआ। फिर हम उन रीजंस पे आएंगे जिन्होंने एक चिंगारी को आग में बदल दिया। उसके बाद हम देखेंगे कि ये आग फैली कैसे, इसके हीरोज कौन कौन थे, और बिल्कुल आखिर में हम ये समझेंगे कि आखिर इतनी बड़ी लड़ाई फेल क्यों हो गई, और इसके बाद इंडिया का फ्यूचर हमेशा के लिए कैसे बदल गया। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 1857 का जो ये महाविद्रोह है ना, ये कोई अचानक से आया तूफान नहीं था। ऐसा नहीं कि लोग एक सुबह उठे और उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। नहीं, इसके पीछे सालों से ब्रिटिश पॉलिसीज का जो जहर था वो धीरे धीरे जमा हो रहा था। लोगों के दिलों में एक आग सुलग रही थी। तो सबसे पहले चलिए उसी माहौल को समझते हैं जिसने इस विद्रोह के लिए स्टेज सेट किया। तो ये जो पूरा गुस्सा था, इसकी जड़ें, इसकी रूट्स सबसे गहरी कहाँ थी? वो थी भारत की जमीन में। अंग्रेजों की जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज थी ना, यानी जमीन से टैक्स वसूलने के तरीके, वही एक्सप्लॉयटेशन का, शोषण का सबसे बड़ा जरिया बन गए थे। अंग्रेजों ने ना इंडिया की इकोनॉमिक बैकबोन तोड़ने के लिए बेसिकली 3 बड़े सिस्टम लागू किए। नंबर 1, परमानेंट सेटलमेंट। इसमें क्या था कि जमींदार जो थे वो किसानों और अंग्रेजों के बीच आ गए। एक मिडलमैन। टैक्स की रकम परमानेंटली फिक्स कर दी गई थी और उसे सनसेट से पहले, सूरज डूबने से पहले जमा करना ही करना है, चाहे फसल हुई हो या ना हुई हो। फिर आया रोयतवारी सिस्टम। इसमें सरकार ने कहा, चलो मिडिलमैन को हटाते हैं, अब हम सीधे रयोत यानी किसानों से टैक्स लेंगे। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है ना, लेकिन इसमें जो टैक्स था वो इतना ज्यादा था कि किसान बेचारे कर्ज में डूबते चले गए। और फिर था तीसरा, महलवारी सिस्टम। इसमें पूरे गांव को यानी महल को एक यूनिट मान लिया और उस पर टैक्स लगा दिया। तो नाम भले ही अलग अलग थे, पर मकसद एक ही था, इंडिया को फाइनेंशियली पूरी तरह से खोखला कर देना। और हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि इंडियंस ये सब एक्सप्लॉयटेशन चुपचाप सह रहे थे। बिल्कुल नहीं। 1857 वो तो एक बड़ा धमाका था। उससे पहले ही देश के कोने कोने में ना छोटी छोटी चिंगारियां सुलग रही थीं। आप देखिए, बंगाल का सन्यासी रिवोल्ट हो या बिहार का संथाल रिबेलियन, ये सभी आंदोलन इस बात का पक्का सबूत थे कि लोगों का गुस्सा उबल रहा। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई, अगर गुस्सा पहले से ही था तो 1857 में ही आकर इतना बड़ा ब्लास्ट क्यों हुआ? ऐसा क्या हो गया था? चलिए अब उन स्पेसिफिक रीजंस को एक एक करके पकड़ते हैं जिन्होंने इस महाविद्रोह की आग को आखिरकार भड़का ही दिया। देखिए, इस विद्रोह के जो कारण है ना, उनको हम आसानी के लिए 4 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले, इकोनॉमिक कॉजेस, यानी हमारे ट्रेडिशनल जॉब्स और इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया गया। दूसरे, सोशियो रिलीजियस कॉजेस, जब अंग्रेजों ने हमारे धर्म और रीति रिवाजों में दखल देना शुरू किया। तीसरे, पॉलिटिकल कॉजेस, जैसे अंग्रेजों की जमीन हड़पने की पॉलिसीज। और आखिर में मिलिट्री कॉजेस, यानी फौज में इंडियन सिपाहियों के साथ जो भेदभाव होता था। पॉलिटिकल रीजंस में जो सबसे खतरनाक चीज थी ना, वो थी लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसको अगर आम भाषा में कहें तो ये थी हड़प नीति। अब इसका रूल क्या था? बड़ा सिंपल, अगर किसी राजा का अपना रियल सन नहीं है तो उसका पूरा राज्य ऑटोमेटिकली ब्रिटिश हुकूमत का हो जाएगा। अडॉप्टेड सन को वो लीगल एयर मानते ही नहीं थे, और इसी पॉलिसी का यूज करके उन्होंने सतारा, झांसी, अवध जैसे कितने ही बड़े बड़े राज्यों पर कब्जा कर लिया। इससे क्या हुआ? जो इंडियन रूलर्स थे उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तो सोचिए, माहौल पूरी तरह से गर्म था, एक बारूद का ढेर तैयार था, बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी बनी नई एनफील्ड राइफल। हुआ ये कि एक अफवाह फैली कि इसके जो कार्ट्रिजेस हैं उन पर काऊ और पिग यानी गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है, और इसको यूज करने के लिए उसको दांतों से काटना पड़ता था। अब ये हिंदू और मुसलमान दोनों ही सिपाहियों के लिए उनके धर्म पर एक डायरेक्ट अटैक था। बस
यही वो आखिरी चिंगारी थी जिसने उस पूरे बारूद के ढेर में आग लगा दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आग लग चुकी थी, अब ये देखना है कि बैरकपुर में एक सिपाही के गुस्से से शुरू हुई यह घटना देखते ही देखते पूरे नॉर्थ इंडिया में इतने बड़े विद्रोह में कैसे फैल गई। इस विद्रोह की पहली गोली वो चली 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में, जब मंगल पांडे ने उन चर्बी वाले कार्ट्रिजेस को यूज करने से साफ मना कर दिया और अपने ब्रिटिश ऑफिसर्स पर हमला कर दिया। सिर्फ कुछ दिन बाद 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दी गई। अंग्रेजों को लगा कि एक सिपाही को सजा देकर उन्होंने मामला खत्म कर दिया, लेकिन मंगल पांडे की शहादत ने आग को बुझाया नहीं बल्कि और भड़का दिया। और ठीक 1 महीने बाद 10 मई को मीरठ में सिपाहियों ने खुल्लम खुल्ला बगावत कर दी और दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए सीधे दिल्ली की तरफ चल पड़े। अब जैसे जैसे ये विद्रोह की आग फैली ना, दिल्ली से लेकर बिहार तक अलग अलग इलाकों के लोकल लीडर्स इस लड़ाई में शामिल हो गए। लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटिश हुकूमत भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी थी। वो इस रिवोल्ट को कुचलने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही थी। इस विद्रोह की एक बहुत खास बात पता है क्या थी? इसका कोई एक सेंट्रल लीडर नहीं था। ये अलग अलग जगहों पर लोकल लीडर्स के लीडरशिप में लड़ा गया। जैसे दिल्ली में विद्रोहियों ने बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना लीडर मान लिया, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने कमान संभाली, कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे थे, झांसी में हम सब जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई, और बिहार में कुंवर सिंह जैसे कई हीरोज ने अपने अपने इलाकों में इस क्रांति की मशाल को जिंदा रखा। और इस रिवोल्ट को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने भी अपनी ए टीम उतार दी। उन्होंने अपने सबसे ब्रूटल और सबसे केपेबल ऑफिसर्स को मैदान में भेजा। जैसे जॉन निकलसन ने दिल्ली पर वापस कब्जा किया, कॉलिन कैम्बल ने कानपुर को जीता और ह्यू रोज ने झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ मोर्चा संभाला और इस विद्रोह को बड़ी ही बेरहमी से दबा दिया गया। तो शुरुआत में इतनी सक्सेस मिलने के बाद भी ये रिवोल्ट आखिरकार दबा दिया गया। तो चलिए अब इस बात को एनालाइज करते हैं कि ये महान विद्रोह आखिर फेल क्यों हुआ और इसके बाद इंडिया में हमेशा के लिए क्या बदल गया। इतनी बड़ी लड़ाई आखिर फेल क्यों हुई? इसके पीछे कई बड़े रीजंस थे। चलिए देखते हैं। 1, ये रिवोल्ट पूरे इंडिया में नहीं फैला। साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया काफी हद तक इससे अलग थलग ही रहे। 2, जो रिवोल्यूशनरीज थे उनके बीच कोई सेंट्रल लीडरशिप या कोऑर्डिनेशन था ही नहीं। हर कोई अपने अपनी एरिया में लड़ रहा था, लेकिन एक साथ मिलकर लड़ने का कोई कॉमन प्लान नहीं था। 3, उनके पास कोई क्लियर पॉलिटिकल विजन नहीं था कि अंग्रेजों को हराने के बाद आखिर इंडिया बनेगा कैसा। और शायद सबसे बड़ा कारण, अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार थे, उनकी आर्मी ऑर्गेनाइज्ड थी और उनके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी, जिसके सामने क्रांतिकारी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। ये विद्रोह भले ही दबा दिया गया, लेकिन इसने ब्रिटिश एम्पायर की नींव हिलाकर रख दी। उन्हें यह एहसास हो गया कि अब इंडिया पर पहले जैसे रूल नहीं किया जा सकता। और इसका सबसे बड़ा, सबसे इमीडिएट रिजल्ट क्या निकला, वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। इस एक्ट के अंडर सबसे पहली चीज, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म कर दिया गया। सत्ता अब सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी क्वीन विक्टोरिया के हाथों में आ गई। जो गवर्नर जनरल होता था उसका टाइटल बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया, जो अब सीधे क्वीन का रिप्रेजेंटेटिव था। ये इंडियन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था, एक बहुत बड़ा बदलाव। अब इस रिवोल्ट का नेचर क्या था, इसको क्या कहा जाए, इस बात को लेकर ना हिस्टोरियंस के बीच हमेशा से एक डिबेट रही है। एक तरफ ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं जो इसे बस एक सिपाही म्यूटनी कहकर छोटा कर देते हैं, वहीं दूसरी तरफ वी.डी. सावरकर जैसे नेशनलिस्ट थिंकर्स ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहकर एक बिल्कुल नई पहचान दी। तो आखिर में वही सवाल फिर से सामने आता है, क्या 1857 सिर्फ कुछ गुस्साए हुए सिपाहियों का एक विद्रोह था, या फिर ये सच में इंडिया की आज़ादी के लिए लड़ी गई पहली जंग थी? हो सकता है इसका जवाब इन दोनों के बीच में कहीं हो, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, इस विद्रोह ने, चाहे ये फेल ही क्यों ना हुआ हो, आने वाले फ्रीडम स्ट्रगल के लिए नींव रख दी थी। इसके बारे में सोचना